हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर। और हम आ चुके हैं एक नई सीरीज़ के साथ जिसमें हम करवाएंगे इकोनॉमी की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ जो हमने उठाए हैं मेनली विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें हमारे टोटल 6 लेक्चर आएंगे और 6 लेक्चर में मैक्सिमम कंसेप्ट हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें वो हम लास्ट ईयर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा कि मैं हर टेस्ट सीरीज़ की स्टार्टिंग में बताती हूँ कि इस टेस्ट का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा तभी होने वाला है जब आप वीडियो को जो भी क्वेश्चन करा रही हूँ पहले पोज करोगे, उसके बाद अपना आंसर खुद लगाओगे और उसके बाद उसको देखोगे कि इसमें क्या बताया जा रहा है, तभी आपको वो क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा याद रहने वाले हैं, अदरवाइज आप भूल जाओगे उनको, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को देरी ना करते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि कोई भी अच्छा कंटेंट बिना अप्रिशिएशन के बहुत दिन तक नहीं चल पाता है, ठीक है। दिस इज़ द मेन रीज़न, दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस। सो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये कंटेंट ज़्यादा दिन तक चलता रहे। सो चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ हाई पावर्ड मनी? हाई पावर्ड मनी के कंपोनेंट्स क्या हैं? हाई पावर्ड मनी, देखो सबसे पहले आती है हाई पावर्ड मनी क्या होती है। सबसे पहली बात है कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है। हाई पावर्ड मनी होती है कि जो भी पब्लिक के पास मनी है और कमर्शियल बैंक्स के जो रिजर्व हैं उस टोटल को मिला के हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी मतलब जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, ये अभी आप मान सकते हो, मतलब लोकल लैंग्वेज में कहीं लिख मत देना, ठीक है। हाई पावर्ड मनी मतलब जो जल्दी से पब्लिक के कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, बिल्कुल ये होती है। करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो कमर्शियल हेल्ड करते हैं वो भी करेंसी आती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय आरबीआई, नहीं, ये बहुत जल्दी क्या होते हैं कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट क्या हो गया? 1 और 2, ठीक है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। और इस हाई पावर्ड मनी का दूसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं हम मॉनेटरी बेस भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड, मॉनेटरी बेस, ठीक है। इसको मॉनेटरी बेस भी बोला जाता है इसी हाई पावर्ड मनी को। और ये जो मॉनेटरी ऑथोरिटी होती है ना, मॉनेटरी ऑथोरिटी मतलब जो भी मॉनेटरी मामलों में जो भी ऑथोरिटी होती है, जैसे कि आरबीआई है, उसकी लायबिलिटी होती है। क्या होती है? ये लायबिलिटी होती है, याद रखना, ये क्या होती है? लायबिलिटी होती है कोई किसी भी मॉनेटरी ऑथोरिटी की। क्या होती है? ये हाई पावर्ड मनी लायबिलिटी होती है उस मॉनेटरी ऑथोरिटी की। जैसे कि आरबीआई है, उसके जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है वो क्या है? लाइबिलिटी है, ना कि क्या है? एसेट है, ठीक है। तो मॉनेटरी ऑथोरिटी की क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, और इसको मॉनेटरी बेस भी बोलते हैं हाई पावर्ड मनी को, ठीक है। करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड करेंसी हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स, तो इसको बोला जाता है क्या? हाई पावर्ड मनी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है उसका आंसर हो जाता है ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मोनेटाइज डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोनेटाइज डेफिसिट के बारे में बात करनी है। मोनेटाइज डेफिसिट होता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, जब मतलब गवर्नमेंट को मार्केट से बोरिंग नहीं करनी होती है। जब वो मार्केट से बोरिंग नहीं कर सकती है गवर्नमेंट, तब क्या करती है? वो डेफिसिट को मोनेटाइज करती है। मतलब आरबीआई मनी प्रिंट करके देता है किसको? गवर्नमेंट को, तब उसका जो डेफिसिट है वो क्या होता है? मोनेटाइज होता है। उसको बोलते हैं क्या? मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट,
ठीक है, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट उसी को बोलते हैं। ठीक है, मनी प्रिंटेड टू फाइनेंस द डेप्ट, मेन चीज क्या है, मनी प्रिंटेड टू फाइनेंस द डेट। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, मोनेटाइज डेफिसिट। ठीक है, और जो मनी जो प्रिंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, रिजर्व मनी, इसको देखो मैंने बताया था ना हाई पावर्ड मनी फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी को मॉनिटरी बेस भी बोलते हैं और उसी को रिजर्व मनी भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व मनी भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी मनी उसी को बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट जब मोनेटाइजेशन करता है उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन डेफिसिट, मतलब जो नेट रिजर्व बैंक का क्रेडिट होता है गवर्नमेंट को उसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। और जो ये मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट हो सकता है ये मतलब शॉर्ट टर्म भी क्रिएट कर सकती है क्रेडिट गवर्नमेंट, और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब जैसे कि टी बिल्स वगैरह हो गए, और जो लॉन्ग टर्म जैसे कि डेटेड सिक्योरिटीज जो होगी। ठीक है, जो डेटेड सिक्योरिटीज होगी तो शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी दे सकता है आरबीआई और लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी दे सकता है। ठीक है, और यही चीज है। तो देखो अब इसमें स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है, फर्स्ट है इट इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट विच इज फाइनेंस्ड सोली बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। देखो जो आरबीआई से बोरो करके जो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंस होता है उसको बोलते हैं बिल्कुल उसको बोलते हैं मोनेटाइज डेफिसिट। बिल्कुल केवल और केवल जो रिजर्व बैंक होता है ना इंडिया का, जब वो किसी डेफिसिट को फाइनेंस करता है तो उसको बोलते हैं क्या, मोनेटाइज डेफिसिट। सेकंड है इट इन्वॉल्व्स ओनली प्रिंटिंग ऑफ हाई वैल्यू करेंसी नोट्स बाय आरबीआई। इसने बोला है कि इसमें केवल और केवल हाई वैल्यू करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग ही इन्वॉल्व होती है। याद रखना ओनली वाली स्टेटमेंट वैसे मैं बता चुकी हूँ 95% रॉन्ग होती है, इसमें भी रॉन्ग ही है। और इसमें क्या है जो मतलब जो ये क्या होते हैं, केवल और केवल जो हाई वैल्यू करेंसी नोट्स ही नहीं, जो रुपी कॉइन्स होते हैं ना हेल्ड बाय आरबीआई वो भी मतलब मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में आते हैं। ठीक है, याद रखना। तो कॉइन्स वगैरह भी आते हैं, तो ये नहीं है कि केवल और केवल हाई वैल्यू मनी ही करेंसी नोट्स ही आरबीआई की प्रिंटिंग में इसमें मोनेटाइजेशन डेफिसिट में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए। ठीक है, हमारा आंसर आ जाता है। ये सारी चीजें इस मोनेटाइज डेफिसिट में आ सकती हैं। देखो अब है ना, मतलब नॉर्मल क्या होता है ना, दो टाइप का मतलब डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट दो टाइप का होता है। एक तो होता है मतलब ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट, और एक होता है हमारा मोनेटाइज्ड बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मान लो इसको। ठीक है, ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट और एक होता है मोनेटाइज्ड बजट डेफिसिट। ट्रेडिशनल बजट डेफिसिट में क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो आरबीआई और नॉन आरबीआई एंटिटीज सबसे बोरो करती है। ठीक है, मतलब टी बिल्स वगैरह जो होते हैं ना, ट्रेडिशनल में टी बिल्स वगैरह जो होते हैं वो गवर्नमेंट आरबीआई और नॉन आरबीआई दोनों एंटिटीज से लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है आरबीआई से भी और नॉन आरबीआई एंटिटीज दोनों से बोरो करती है। और यहाँ पे केवल और केवल जो है ना शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। ट्रेडिशनल इसमें क्या होते हैं, ओनली शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। अब आगे हमारा मोनेटाइजेशन बजट डेफिसिट, हमने अभी बोला ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। ये देखा, ये बहुत लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। और दूसरा इसमें केवल और केवल जो टी बिल्स वगैरह होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आरबीआई से। ठीक है, हाँ कहाँ से होते हैं, वो आरबीआई से होते हैं, और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये तो हो गया जो मोनेटाइज्ड बजट डेफिसिट में जो आरबीआई डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करता है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन करता है डेफिसिट का। ठीक है, ये तो हो गया मोनेटाइज्ड बजट डेफिसिट डायरेक्ट। एक गवर्नमेंट जो आरबीआई होता है वो इनडायरेक्ट भी करता है, इनडायरेक्ट वो करता है, मोनेटाइजेशन भी करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है, लिक्विडिटी को इधर से उधर करने के लिए या गवर्नमेंट को ये करने के लिए। तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन भी आरबीआई करता है। ठीक है, थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को बोलते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इनडायरेक्ट तो ओएमओ के थ्रू जो आरबीआई है वो करता ही है। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वेश्चन है सेकंड वाला ये हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है,
एक गवर्नमेंट कट्स टैक्सेस, देखो एक गवर्नमेंट जो है ना वो टैक्सेस को कट करती है एंड रन से बजट डेफिसिट, और बजट डेफिसिट में चल रही है, ठीक है। अभी उसने टैक्स कट कर दिए, बजट डेफिसिट में चल रही है ताकि कंज्यूमर क्या करे, स्पेंड करें। हाउएवर कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू इट बाय इंक्रीजिंग सेविंग, लेकिन कंज्यूमर क्या करता है, सेविंग बढ़ा देता है इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, ठीक है। द फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ये जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है कि कंज्यूमर्स की, ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि दैट इंक्रीज्ड बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, की अगर गवर्नमेंट आज बोरो करती है तो विल बी रिपेड बाय टैक्सेस इन फ्यूचर, तो हमारे पे ही टैक्स लगा के फ्यूचर में उसको क्या करेगी, रिपे करेगी। तो इससे क्या हो जाता है, इकोनॉमी पे सिमिलर इम्पैक्ट पड़ेगा एज बोरोइंग बाय गवर्नमेंट टुडे। तो गवर्नमेंट मतलब वही बोल रहे हैं कि चाहे गवर्नमेंट आज बोरो करके हमें दे रही है, टैक्स कम कर रही है, लेकिन फ्यूचर में क्या करेगी, वही टैक्स को बढ़ा देगी, ठीक है, वही टैक्स को बढ़ा देगी। फ्यूचर के टैक्सेस मतलब करंट टैक्सेस और फ्यूचर टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्स तो लगाना ही है, अभी कम कर रही है, फ्यूचर अभी बोरो करके लगा रही है पैसे, बाद में क्या करेगी, उसी बोरोइंग को हमारे टैक्स लगा के क्या करेगी, उसी को वो कर लेगी। तो इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट इफेक्ट होगा इकोनॉमी में। तो कंज्यूमर क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे उनका कंजप्शन पैटर्न मैटर ही नहीं करता है, वो अपने कंजप्शन जो डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पे मतलब डिपेंड ही नहीं है। तो ये किस उसमें बताया गया, तो ये बताया गया किसमें, रिकार्डियन इक्विवेलेंस में। चाहे गवर्नमेंट आज टैक्स लगाए चाहे कल टैक्स लगाए, कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे अफेक्ट करेगी ही नहीं, ठीक है। कंज्यूमर का जो डिसीजन है स्पेंड करने का वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं, इससे क्या होगी कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो चेंज नहीं होगी, वेदर गवर्नमेंट टैक्स को कम करे या टैक्स को ज़्यादा करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, रिकार्डियन इक्विवेलेंस। देखो मैं है ना आपको एक और चीज़ बताऊंगी, लास्ट ईयर जो मैंने टेस्ट सीरीज करवाई थी ना, आप एक काम करना, जैसे जैसे ये बढ़ते जाए उसमें भी हमने टोटल 6 लेक्चर करवाए थे, तो जो टेस्ट सीरीज मैंने करवाई हुई है उसका फर्स्ट लेक्चर इस लेक्चर के साथ ही देख लेना, ये देखना, और उस जो मैंने लास्ट ईयर करवाया था उसका पहला लेक्चर भी आज ही देख लेना, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगी और आपको बहुत ज़्यादा रिटेन भी होगा, जो इसमें कंसेप्ट आ रहे हैं वही कंसेप्ट जो है वो वहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज जो मैंने करवाई हुई है तो उसका फर्स्ट लेक्चर आप जाके देखना, ठीक है, ये लेक्चर देखने के बाद। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हो जाता है वो जाता है कंप्लीट, कि रिकार्डियन जो इक्विवेलेंस होता है वो क्या होता है। तो ये हो गया हमारा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के बारे में बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कि इट कवर्स चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ये 6 to 14 तक के बच्चों को क्या करता है, कवर करता है। और नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी। सबसे पहले निपुण भारत मिशन में क्या है कि हर एक चाइल्ड को कंट्री में जो बेसिक जो फाउंडेशनल जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ठीक है, FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है, वो आनी चाहिए बाय द ग्रेड 3। कब, थर्ड क्लास तक, थर्ड क्लास तक उसको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आनी चाहिए। और ये टारगेट कब तक का रखा गया है, 2026-27 तक का ये टारगेट रखा गया है कि ये तब तक आनी चाहिए। तो थर्ड क्लास तक के बच्चे कहाँ तक हो सकते हैं, तो ये है 3 से 9 ईयर्स तक के बच्चे के लिए, ठीक है। 3 से 9 ईयर्स तक के बच्चे के लिए ये प्रोग्राम है निपुण भारत मिशन, जिसमें कि हर एक चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इन कंट्री शुड नेसेसरी अटेन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 बाय 2026-27, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग कि ये 6 से 14 ईयर के बच्चों को कवर करता है। सेकेंड है नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नीति आयोग है वो क्या है, नोडल एजेंसी है। तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कौन सा है इसमें, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये है इसकी क्या, नोडल एजेंसी, ना कि नीति आयोग। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी। क्यों, क्योंकि पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट तो कोई भी नहीं है। और ये किसका पार्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। निपुण भारत मिशन किसका पार्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, ये उसका भी पार्ट है। और समग्र शिक्षा जो अभियान उसका भी पार्ट है, समग्र शिक्षा
उसका भी पार्ट है। और क्या बोलते हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। क्या है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये स्कीम है। और उसके बाद अगर आपको निपुण की फुल फॉर्म पता है तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि निपुण मतलब नेशनल इनिशिएटिव, निपुण आ जाए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद, फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसकी निपुण की फुल फॉर्म है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ये आ जाता है किसका, निपुण की फुल फॉर्म। और ये किस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, समग्र शिक्षा का पार्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। फाउंडेशनल जो लिटरेसी एंड न्यूमरेसी है उसके लिए ग्रेड 3 तक के बच्चों के लिए 26-27 तक का टारगेट रखा गया है, 3 to 9 ईयर्स बच्चों के एज के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है, इसकी नोडल एजेंसी है। और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो 5 लेवल तक है, 5 टीयर जो है वो इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है। 5 टीयर मतलब नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर ब्लॉक लेवल एंड देन स्कूल लेवल। ओ गॉड, 1 सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा स्कूल लेवल, ठीक है। तो नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्टेट लेवल, ये 5 लेवल तक का क्या, सब ऑल स्टेट्स एंड यूटीज 5 टीयर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, ठीक है। और आपने जो लास्ट टेस्ट सीरीज होगी, लास्ट ईयर होगा, आपने एक और चीज़ पढ़ी की थी कि एनसीईआरटी ने एक प्रोग्राम चलाया, कौन सा, NISHTHA, ये भी बच्चों की उसी के लिए था, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या थी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल heads and teachers, school heads and teachers, national initiative for school heads and teacher holistic advancement, मतलब नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। उसमें क्या था, ये एनसीईआरटी ने चलाया था ताकि टीचर्स की अच्छे से ट्रेनिंग हो सके। ये भी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए ही था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ये भी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लिए था। एनसीईआरटी का प्रोग्राम था निष्ठा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निपुण भारत मिशन, इसके बारे में हमारी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है हमारा लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। अब आता है हमारा कौन सा सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस, ठीक है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी हमने करवाया था। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन द ईयर वंस इन 5 ईयर्स सिंस 1919-20, ये 1919-20 से हर 5 साल में होता है, ठीक है। सेकंड है कि इट कवर्स ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड देयर हेड काउंट्स एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यस, ये हर 5 साल में होता है, ठीक है। और इस कब से हो रहा है, 1919-20 से हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना, यस हर 5 साल में होता है, 1919-20 से होता है। और सारे जितने भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनके हेड काउंट्स को क्या करता है, कवर करता है। लेकिन ये इसमें कौन सी मिनिस्ट्री इसको निकालती है, इसको निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री इसको निकालती है। और जो अभी 2018 में आया है वो कौन सा सेंसस आया है, वो 20th सेंसस अभी आया है। कौन सा आया, 20th सेंसस आया है, हर 5 साल में निकाला जाता है। और 20th सेंसस अभी किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है कैटल्स की वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जो टोटल पॉपुलेशन है कैटल्स इनकी वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है 4.6%। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इंक्रीज हुई है वो कहाँ पे हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है इनकी वो सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, वेस्ट बंगाल में हुई है। और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 20th सेंचुरी 2018 में हुआ है। और मिनिस्ट्री हमने बता दी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, बी, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि ईयर इसका कौन सा है, 1919-20, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले है। तो अब हमें अरेंज करना है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे कम, ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा, ऐसे का ऑर्डर बताना है, ठीक है। पहले सबसे कम वाला बताना है और फिर सबसे
ज़्यादा वाला बताना है, ऐसे बताना है। तो देखो इसमें इन सब में आप देख के सब बता सकते हो कि जो थर्ड वाला होगा वो तो सबसे कम होगा, तो इसमें देख लो सबसे पहले सबसे कम आना चाहिए, तो एक में ही थर्ड सबसे पहले आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया बी। ठीक है, बस इतना सा आपको देखना है। आपको सोलर और विंड में तो पता नहीं होना चाहिए, और आपको पता है कि सोलर सबसे ज़्यादा है, फिर विंड है, और फिर क्या है, बायो पावर है। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है हमारी, हाइड्रो भी आती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो आ जाती है। तो ये है हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पार्ट्स, तो ये इसका आंसर हो जाता है बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यूरिंग 1950 टू 1990। देखो 1950 से 1990 के बारे में हमें बात करनी है कि 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। क्या क्या, एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी, और एक प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग। ठीक है, एक पॉपुलेशन वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं 1950 1990। ठीक है, और यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 3 चीज़ें हैं, एक मान लो प्रोडक्टिविटी, एक मान लो जीडीपी, और एक मान लो पॉपुलेशन वर्किंग। ठीक है, अब देखो याद रखना 1950 से 1919 में जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी कम थी, यहाँ पे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ये चीज़ याद रखना, प्रोडक्टिविटी तो हुई है इंक्रीज, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है जो जीडीपी है वो क्या, इसने बोले कि वो इंक्रीज हुई है। देखो याद रखना जीडीपी, लेकिन जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो जीडीपी है वो क्या हुई है, कम हुई है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले क्या था 1950 में मोर देन 50% जीडीपी जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती थी, लेकिन बाद में कितनी होगी, 34% हो गई थी 1990 के आसपास। ठीक है, तो क्या होगी, जीडीपी क्या होगी, रिड्यूस होगी, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, गलत होगी। और थर्ड है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है पहले अप्रोक्स 67% जो पॉपुलेशन थी वो हमारी लगी हुई थी। ठीक है, 67% थी, और फिर होगी हमारी थोड़ी डिक्लाइन होकर 64%, क्योंकि वो सर्विसेज सेक्टर वगैरह में जो लोग थे वो चले गए। ठीक है, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो भी क्या होगी, कम हो गई। और इसने बोल रहा है कि ये थी 67%, ये क्या थी 67%, 64% होगी। तो इसने बोला कि द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, इतनी भी सिग्निफिकेंटली नहीं हुई, 67% से कितनी हुई, 64, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन उसमें नहीं हुआ। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा उसमें डिक्लाइन नहीं हुआ, 67% से 64 ही हुई। तो इसमें सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा, ए। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो अब आ गया हमारा क्या, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोस्ट पुश मतलब कोस्ट बढ़ जाना, कोस्ट पुश का मतलब कोस्ट बढ़ जाना, कोस्ट बढ़ जाना मतलब सामान महंगा हो जाना, मतलब सामान महंगा हो जाना, सामान महंगा मतलब, सामान महंगा मतलब जो सप्लाई है, सप्लाई साइड मतलब महंगी हो जाना, या सप्लाई साइड कम हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके कारण जो वो बढ़ता है उसको बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। फर्स्ट है, इट इज इन्फ्लेशन कोज्ड बाय इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स। बिल्कुल इनपुट का प्राइस बढ़ जाएगा, जैसे कि लेबर, रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल उसको बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ एक्सपेंडिंग इकोनॉमी। देखो सप्लाई साइड इश्यू कब हो सकते हैं, अभी कोविड-19 में क्या था, डिमांड तो थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, तो ये तो डिजास्टर था, एक्सपेंडिंग इकोनॉमी तो नहीं थी। तो कोविड के टाइम पे अगर सप्लाई साइड इशू हो सकता है और उसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है, तो वो था कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये ऑलवेज मतलब साइन नहीं होता एक्सपेंडिंग इकोनॉमी का। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक होता है हमारा क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब लोगों की डिमांड बढ़ना, और लोगों की डिमांड के कारण क्या बनना, प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस का इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं क्या, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यस, ये ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है। ठीक है, ये क्या है, ग्रोइंग इकोनॉमी का साइन है ये। ठीक है, और यहाँ पे जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड अपने जो इन्फ्लेशन है उसको खींच रही है, और इसमें सप्लाई जबरदस्ती इन्फ्लेशन को बढ़ा रही है, और इसमें डिमांड खींच रही है अपनी तरफ इन्फ्लेशन को। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो टाइप के ट्रांजैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस और अकोमोडेटिव ट्रांजैक्शंस।
ठीक है। सबसे पहले अब बात आती है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस की, और फिर आती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, और ये कहाँ पे यूज होते हैं, दोनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेट क्रेडिट इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या होता है, नेट क्रेडिट इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, करंट कैपिटल। ठीक है, कितना क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसमें आती है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। देखो ऑटोनोमस मतलब जो खुद के इंडिपेंडेंट होते हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ डेफिसिट और सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल। ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट। सेकंड है अकोमोडेटिंग, जो उसको साथ में लेके चले, मतलब द ट्रांजैक्शन दैट टेक्स प्लेस टू कवर डेफिसिट और सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। बिल्कुल जो उनको कवर करने के लिए जो ट्रांजैक्शन आते हैं उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, सी। और किस में यूज होते हैं ये, बैलेंस ऑफ पेमेंट में यूज होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, नेट क्रेडिट इन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स, ये सारी किस में आती है, करंट अकाउंट में आती हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जैसे कि एफडीआई हो गया। ठीक है, ये एफडीआई, एफपीआई, एक्सटर्नल असिस्टेंस और बोरोइंग्स, डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें आती हैं कैपिटल में, ये आती है करंट में। तो ये हो गया बीओपी, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। तो आंसर क्या आ गया हमारा, सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। विद रेफरेंस टू स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में बताना है। दे आर सब्जेक्ट टू नॉर्म्स ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। ये सीआरआर एंड एसएलआर के सब्जेक्ट होते हैं। बिल्कुल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक था और एक था क्या था, पेमेंट बैंक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंशियल बैंक्स की पेमेंट में आते हैं। सॉरी, क्या लिखा ही नहीं जा रहा, डिफरेंशियल बैंक्स जो होते हैं ना उनकी लिस्ट में आते हैं। क्या ये शेड्यूल स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। ठीक है, पेमेंट बैंक्स। तो यस, दे आर सब्जेक्ट टू सीआरआर एंड एसएलआर। इनको सीआरआर एसएलआर क्या होता है, देना पड़ता है। तो यस, ये तो है ही इसमें। ठीक है, सेकेंड है एटलीस्ट 25% ऑफ इट्स ब्रांचेस सेल बी इन अनबैंक्ड रूरल सेंटर। बिल्कुल ये बने ही इसलिए थे कि ये नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उनको प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे जो मतलब ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे ये जो अनबैंक्ड एरियाज हैं, अनसर्व्ड एरियाज हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो ये उन्हीं के लिए बने थे। ठीक है, तो यस 25% ब्रांचेस यहाँ पे खोलनी है। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 75% इनको करनी है। बिल्कुल अपने नेट क्रेडिट की 75% जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इनका जाएगा लोन स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स का, और 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो जाएगा। मतलब 25 लाख और लेस जब लोन जाएगा तो उसका 50% लोन पोर्टफोलियो भी उसमें लोन में देना है इनको। ठीक है, 50% ऑफ लोन पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में 3 स्टेटमेंट, और तीनों ही हमारी क्या है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के बारे में। देखो, एक तो होते हैं स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और एक होते हैं हमारे क्या, पेमेंट बैंक्स। ठीक है, अब जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स होते हैं ये दोनों ही किस टाइप के बैंक्स हैं, डिफरेंशियल बैंक्स। कौन से बैंक्स हैं, ये दोनों ही किस बैंक्स में आते हैं, डिफरेंशियल बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं दोनों ही। ठीक है, अब जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं ये कब क्रिएट किए गए थे, ये 2014-15 की बजट की अनाउंसमेंट में इनको वो किया गया था। ठीक है, क्या अनाउंस किया गया था इनको। ठीक है, और ये किस लिए हैं, अनबैंक्ड जो एरियाज हैं कंट्रीज के उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं। ठीक है, अनबैंक्ड एरियाज में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं ये। और याद रखना ये अपनी सब्सिडियरीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज को अंडरटेक करने के लिए नहीं सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, कैन नॉट सेट अप सब्सिडरीज। ये अपनी सब्सिडरीज नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सेटअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, कैन नॉट सेटअप सब्सिडरीज फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो ये उनके लिए सेटअप नहीं कर सकते हैं। और ये किसके रिकमेंडेशन पे है, नचिकेत मोर कमेटी। ठीक है, नचिकेत मोर
कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये क्या हुए हैं, नचिकेत जो मोर कमेटी है उनके रिकमेंडेशन पे ये आए हैं। उन्होंने रिकमेंड किया था, देखो नचिकेत मोर कमेटी ने इनको भी रिकमेंड किया था और इनको भी रिकमेंड किया था, पेमेंट बैंक्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया था। ठीक है, पेमेंट बैंक को भी उन्होंने, लेकिन ये सेलेक्ट किसने किए थे, ये किए थे सेलेक्ट उषा थ्रोट ने। उषा थ्रोट ने इनको सेलेक्ट किया था, ये फॉर्मर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थी, उन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। और इनको किसने, पेमेंट बैंक को किसने सेलेक्ट किया था, इनको नचिकेत मोर ने ही इनको सेलेक्ट किया था। ये एक्स आरबीआई बोर्ड गवर्नर थे। ठीक है, ये एक्स आरबीआई क्या थे, बोर्ड गवर्नर थे ये, तो इसको इन्होंने सेलेक्ट किया था। अगर हम इनकी नंबर की बात करें तो ये अप्रोक्स 10 है। ठीक है, और ये अप्रोक्स कितने हैं, 6 है पेमेंट्स बैंक्स। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, दोनों की एलिजिबिलिटी की, अरे कहाँ गया, वन सेकेंड। ठीक है, अगर हम इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें, 10 है 6 है। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो इनमें क्या होनी चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। और कोई भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए। और बैंकिंग या फाइनेंस में उनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैंकिंग या फाइनेंस में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए और मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी भी यही लगभग एलिजिबिलिटी है। इनकी क्या होनी चाहिए, इनमें मिनिमम 100 करोड़ कैपिटल होनी चाहिए स्टार्टिंग में और रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, यही है इनकी मेन। तो और क्या नाम लेते हैं, ये अपनी ब्रांच है, कहीं भी ओपन कर सकते हैं, ब्रांच जो है ओपन है कहीं भी खोलने के लिए ये। ठीक है, इनको कहाँ खोलनी है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को अनबैंक्ड एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलनी है। ठीक है, इनको क्या है, अनबैंक्ड एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलनी है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स को। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। और क्या है, देखो ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक्स हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, पेमेंट बैंक हो गया, ये डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लोन नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि ये कांट लोन, ठीक है, ये लोन नहीं दे सकते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं कितने भी अमाउंट तक, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और कर भी सकते हैं तो मैक्सिमम 1 लाख तक ही ये कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना इसको, ओनली डिमांड डिपॉजिट, और मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा, 1 लाख पर कस्टमर, 1 लाख पर ईयर पर कस्टमर। ठीक है, तो ये है ये डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इनको जो है लोन्स अपने 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देने होंगे, लेकिन ये तो लोन दे ही नहीं सकते, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कोई बात ही नहीं होगी इसमें। याद रखना, ये 5 साल के ऑपरेशन के बाद क्या बन सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ सकते हैं 5 साल के ऑपरेशन के बाद। लेकिन जो ये पेमेंट बैंक्स हैं, ये क्या है, ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में बदल सकते हैं, किसमें, 5 साल के बाद। ठीक है, ठीक है, ये किस में बन सकता है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक जो है ये जो पेमेंट बैंक्स है वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं 5 ईयर के ऑपरेशन के बाद। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, 5 ईयर के ऑपरेशन के बाद जो पेमेंट बैंक है वो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। और दोनों पे ही याद रखना, देखो इन पे भी बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल है और इन पे भी बेसल नॉर्म एप्लीकेबल है। और याद रखना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक से ज़्यादा टाइट यहाँ पे होती है, टाइटर देन शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दोनों में ही टाइटर देन शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो नॉर्म्स हैं वो यहाँ दोनों में एप्लीकेबल है। ठीक है, बस यही है। और 2019 में एक न्यूज़ आई थी कि ओन टैप लाइसेंस मिलने लग गया किसको, बिजनेसमैन्स को, फॉर ओपनिंग शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ठीक है, ओन टैप लाइसेंस की भी बात हुई थी। तो यही सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, पेमेंट बैंक के बारे में और शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बारे में। तो ये आपने देख लिया। ठीक है, ये है शेड्यूल ये देखो,
ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, और ये सारे हमने इसके बारे में डिफरेंसेस देख लिए हैं। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू वेज एंड मीन एडवांसेस के बारे में हमें बताना है। विद रिस्पेक्ट टू मीन्स एंड एडवांसेस, it is the facility for both center and states to borrow from RBI to balance temporary mismatches in cash flows। देखो ये temporary mismatches in cash flows के लिए होते हैं, और ये सेंटर और स्टेट दोनों को ये चीज़ है ये अवेलेबल है, दोनों को ये फैसिलिटी जो है ये अवेलेबल है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ये फैसिलिटी दोनों सेंटर को भी है, स्टेट्स को भी है RBI से बोरो करने के लिए, टेम्परेरी मिसमैचेस के लिए। सेकंड है, सेकंड यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेकंड है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर प्रोवाइडेड एट लोअर इंटरेस्ट रेट देन रेपो रेट। और थर्ड है द इंटरेस्ट लिवाइड फॉर स्पेशल ड्रॉइंग फैसिलिटीज इज इक्वल टू द रेपो रेट। देखो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रेपो रेट के इक्वल होता है, रेपो के इक्वल होता है नॉर्मल में, ठीक है। रेपो के इक्वल होता है किसमें, नॉर्मल में। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि लोअर होता है। और जो स्पेशल होता है ना उसमें रेपो से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जो स्पेशल होता है उसमें 1% लेस होता है रेपो से, 1% जो रेट होता है वो रेपो से क्या होता है, कम होता है किसमें, स्पेशल में। स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 1% लेस होता है रेपो से, और जो नॉर्मल होता है उसमें इक्वल होता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, जब ये दोनों ही लिमिट नॉर्मल, मतलब सबसे पहले स्पेशल वेज एंड मीन एडवांसेस की कुछ लिमिट होती होगी, फिर नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस की लिमिट होती है, उसके बाद आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। मतलब जब दोनों ही लिमिट खत्म हो जाते हैं फिर आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट की जो मतलब 90 डेज के बाद वेज एंड मीन एडवांस मतलब 90 डेज तक के होते हैं अप्रोक्स। तो अगर उसके बाद अगर वो रखता है तो उस पे जो लगता है वो रेपो रेट से 2% मोर लगता है। ओवरड्राफ्ट में क्या लगता है, इंटरेस्ट 2% मोर लगता है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस से, ठीक है। तो याद रखना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले आएंगे स्पेशल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, उसके बाद आएंगे हमारे सबसे कम इंटरेस्ट रेट इसमें होता है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस, और फिर सबसे ज़्यादा आएंगे किसमें, ओवरड्राफ्ट। तो ये ऐसे है इनका इंटरेस्ट रेट, और ये ऐसे ऐसे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये मतलब वेज एंड मीन्स एडवांसेस का कंसेप्ट चला कब था, ये चला था कब, 1997 में, ठीक है। ये कब कंसेप्ट आया था, याद रखना 1997 में ये कंसेप्ट आया था। टू मीट मिस मैचेस इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन गवर्नमेंट, और ये मार्केट से बोरो करने से चीप होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये लाया था कि हम RBI से बोरो कर लेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो ये होते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ताकि जो टेम्परेरी मिसमैचेज हैं एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट या पेमेंट में गवर्नमेंट के, तो वो क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस से, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, हमारी रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ए। आंसर क्या आ गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। देखो नेशनल इनकम में से क्या घटाना पड़ेगा कि हमारी पर्सनल इनकम आ जाए। अगर आपने लास्ट बार का लेक्चर देखा होगा तो आप पता कर लोगे, ठीक है। देखो नेशनल इनकम में से देखो कॉर्पोरेट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारी इनकम में आता नहीं है। पर्सनल टैक्स पेमेंट पहले इनकम आएगी तभी ना टैक्स पेमेंट होएगी, तो ये तो नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड है ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। देखो ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड पहले देख लेते हैं हम, फर्स्ट आएगा सेकंड नहीं आएगा, सेकंड तो क्या होएगा, नहीं आएगा, और फर्स्ट आएगा। तो दो बच गए हमारे, फर्स्ट 3 and 4 एंड फर्स्ट एंड 4, ठीक है। अब देखो फर्स्ट एंड 4 एंड फर्स्ट 3 and 4 देखने हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड फोर्थ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किए वो तो आएंगे ही नहीं, ठीक है। हमें क्या बतानी है, पर्सनल इनकम। ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, तो पर्सनल इनकम में उसको कैलकुलेट वो नहीं करेंगे ना, उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को उसमें इंक्लूड करेंगे। तो क्या होगा, ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट किसी को ट्रांसफर पेमेंट देती है तो क्या होगा, वो भी इंक्लूड होगा किसमें, पर्सनल इनकम में, ठीक है। तो नेशनल इनकम में से नेशनल इनकम टू कैलकुलेट क्या क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो ये तो एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा,
ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर पेमेंट भी एक्सक्लूड नहीं करना पड़ेगा हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ए, ठीक है, ए। कॉर्पोरेट टैक्स घटाना पड़ेगा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट करना पड़ेगा, ये जो चीज़ क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ट्रांसफर पेमेंट तो उनके में ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन जो ये पर्सनल टैक्स पेमेंट्स हैं ये कब आएंगे, ये तो बाद में आएगा ना, जब हमारी पर्सनल इनकम आ जाएगी उसमें से हम पर्सनल टैक्स देंगे तो वो आएगी, तो वो पर्सनल, उसके बाद आएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, उसके बाद क्या आएगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वो अलग कंसेप्ट है। तो ये चीज़ आ गया समझ में कि नेशनल इनकम में से हमें क्या एक्सक्लूड करना है, क्या माइनस करना है, तो कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करना है, ट्रांसफर पेमेंट माइनस थोड़ी ना करनी है, तो प्लस करनी है। और ये पर्सनल टैक्स पेमेंट ये तो बाद में आएंगे, जब पर्सनल इनकम हम निकाल लेंगे, तो ये तो उसमें वैसे ही नहीं होगी, ठीक है, ये तो वैसे ही नहीं होगी। थर्ड वैसे मतलब प्लस करनी पड़ेगी, और फोर्थ हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, ए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, ये हो गया हमारी नेशनल इनकम। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बात करनी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। देखो दो टाइप के इन्फ्लेशन बताए गए हैं। हेडलाइन मतलब होता है जिसमें सब आइटम्स का इन्फ्लेशन चेक किया जाता है, बिल्कुल इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल, जब सब आइटम्स का जो इन्फ्लेशन है वो चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है जब हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड एंड फ्यूल का जो इन्फ्लेशन है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि फूड एंड फ्यूल का जो प्राइसेस है वो बहुत वोलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है हमें वो करेक्ट वो नहीं देता है, तो इसीलिए आता है हमारा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, जिसमें हम केवल और केवल कोर इंडस्ट्रीज का जो इन्फ्लेशन है वो मेजर करते हैं। क्या ये मोर वोलेटाइल होगा, नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो ये जो कोर इन्फ्लेशन होगा ये क्या होगा हमारा, लेस वोलेटाइल होगा। क्या होगा, लेस वोलेटाइल। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसमें, ए, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल का इन्फ्लेशन, और कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, लेस वोलेटाइल होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमएसएमई। एमएसएमई के बारे में बताना है। दिस सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में वो कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। कौन सा है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है, इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड व्हेन कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज। यस, ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है अगर हम इसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर एज कम्पेयर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, रॉन्ग हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एडीज मॉस्किटो इज एन इम्पोर्टेंट वेक्टर दैट स्प्रेड मैनी डिजीजेज। तो हमें बताना, देखो याद रखना, एडीज मॉस्किटो सारी ही फैलाता है, जिक्का, चिकनगुनिया, डेंगू, येलो फीवर, ये सारे ही डिजीज कौन फैलाता है, एडीज मॉस्किटो फैलाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एडीज मॉस्किटो तो से ये सारी जो बीमारियां हैं ये फैलती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज रिगार्डेड एज नेशनल इनकम। किसको नेशनल इनकम बोला जाता है, तो ये तो आपने पढ़ाई होगा कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम बोला जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को नेशनल इनकम बोला जाता है, ठीक है। याद रखना यही क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस, इसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 उसका आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। Nominal effective exchange rate is the multilateral rate representing the basket of foreign currencies, each weighted by its importance to domestic country in international trade। जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है वो मल्टीलेटरल रेट होता है, जिसमें बास्केट्स को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एक बास्केट को फॉरेन करेंसी की उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से, बिल्कुल डोमेस्टिक कंट्री की इंपॉर्टेंस के हिसाब से। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज इंटरप्रेटेड एज क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन। बिल्कुल 1 बास्केट को
वो करने के लिए डोमेस्टिक गुड्स की, तो वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज ट्रू मेजर ऑफ कंट्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो याद रखना, रियल जो नॉमिनल नहीं, रियल जो एक्सचेंज रेट होता है वो कंट्री की जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है उसका ट्रू मेजर होता है, ठीक है। रियल इफेक्टिव इंटरेस्ट जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है, ट्रू मेजर होता है, ना कि नॉमिनल, ठीक है। तीसरी चीज़ के देखना, जो रियल एक्सचेंज रेट होता है वो ट्रू मेजर होता है, जो नॉमिनल होता है वो ट्रू मेजर नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये दो कंसेप्ट हैं। तो इसमें जो रियल होता है वो क्या होता है हमारा, ट्रू सेंस में वो होता है क्या, वो तो क्या होता है, ये होता है। तो अभी आप एक बात बताओ, ये एक्सचेंज रेट क्या होता है। एक्सचेंज रेट होता है कि एक करेंसी का प्राइस दूसरी करेंसी के रिस्पेक्ट में कितना है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। नॉमिनल में क्या होता है, देखो रियल इफेक्टिव और नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है उसमें क्या होता है, नॉमिनल में होता है कि आप मान लो कि आप यहाँ से 100 रुपये लेके गए और अमेरिका में चले गए, या फिर मान लो यूके में चले गए और वहाँ पे आपने इसको एक्सचेंज करवा लिया। एक्सचेंज करवाने के बाद आपका क्या बन गया, मान लो 1 पाउंड बन गया, तो उस आप कितना सामान खरीद पाओगे उसको बोलेंगे नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है। फिर आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मतलब आपने 100 रुपये यहाँ पे खर्च करने हैं और मतलब 100 रुपये ही वहाँ पे खर्च करने हैं, मतलब 1 रुपये वहाँ पे खर्च करना है, तो आप कितना सामान यहाँ खरीद पाओगे और कितना वहाँ खरीद पाओगे, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ये होता है। तो इसमें जो अच्छा इफेक्टिव, तो ये हो गया द क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इसमें ज़्यादा है कि मतलब हम कितना रियल में यहाँ पे कितना खरीद पा रहे हैं और वहाँ पे कितना खरीद पा रहे हैं। तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो ट्रू मेजर है कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस का, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाता है ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, और फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारे करेक्ट हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो आंसर आ गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम किस पे, 18 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताना है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट फैसिलिटेट द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल ये गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। ओनली दोज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन इशू प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। बिल्कुल ओनली दोज कंपनी जो इंडिया में है वो वही प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। दीज इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट परमिट कैश विड्रॉल और रिडम्पशन। ये जो होते हैं कैश विड्रॉल और रिडम्पशन को परमिट नहीं करते, नहीं ये करते हैं, मतलब करते हैं ये। आप विड्रॉ कर सकते हो कैश को एटीएम से, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस से, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस से आप कर सकते हो। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। और ये किस एक्ट के अंडर है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो 2005 का है उसके अंडर ये आते हैं, ठीक है। जो केवल कंपनी जो इंडिया में होती है उन्हीं के लिए है ये, ठीक है, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो यही है। तो और जो एनबीएफसीज होते हैं, 3 टाइप जो एनबीएफसीज होते हैं वो केवल और केवल क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड पीपीआई खोल सकते हैं। क्लोज्ड और सेमी क्लोज्ड पीपीआई खोल सकते हैं। 3 टाइप के पीपीआई होते हैं, एक ओपन पीपीआई, एक क्लोज्ड पीपीआई, एक सेमी क्लोज्ड पीपीआई। तो याद रखना ये जो एनबीएफसीज होते हैं ये केवल परमिटेड हैं, क्लोज और सेमी क्लोज्ड जो पीपीआई हैं वो खोलने के एलिजिबल हैं जो एनबीएफसीज हैं, ठीक है। और जो केवल कंपनीज जो इंडिया में होती हैं उनकी मेनली पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ होनी चाहिए, और मिनिमम पॉजिटिव जो इनका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, 1 करोड़ होना चाहिए ऑल टाइम का, ठीक है। पेड अप कैपिटल उनकी कितनी होनी चाहिए, 5 करोड़ होनी चाहिए, और टोटल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ होनी चाहिए। वही पीपीआई इशू कर सकते हैं इंडिया के जो हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या 1 और 2 करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना है। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एट दैट टाइम, ठीक है। ये बोल रहे हैं मोर देन हाफ, मतलब 50% से भी ज़्यादा जो
ट्रेड था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था, बिल्कुल कॉलोनियल टाइम पे तो होता ही था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इंडिया ऑफन रिकॉर्डेड ए ह्यूज ट्रेड डेफिसिट, याद रखना उस टाइम पे इंडिया का ह्यूज ट्रेड सरप्लस होता था। उस टाइम पे क्या था, इंडिया का ह्यूज ट्रेड सरप्लस होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स उसको अपने यूज के लिए यूज करते थे, अपनी पेमेंट के लिए, अपनी सैलरी के लिए, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने के लिए पॉपुलेशन को। लेकिन उस टाइम पे क्या था, इंडिया का ह्यूज ट्रेड सरप्लस था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे बहुत सारे जाते थे। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इंडिया का क्या था, ह्यूज ट्रेड सरप्लस था उस टाइम पे भी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आईएमएफ के बारे में बताना है। आईएमएफ देख लेते हैं। IMF यूएस हैज द मैक्सिमम वोटिंग शेयर फॉलोड बाय यूके। इसने बोल रखा है कि IMF में यूएसए का सबसे ज़्यादा शेयर है, उसके बाद यूके का है। तो देखो इसने फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे दी। देखो IMF में क्या होती है, एसडीआर्स की वैल्यू होती है, और एसडीआर्स में वैल्यू की बात करें तो यूएसए की सबसे टॉप पे है, उसके बाद जापान है और उसके बाद चाइना है। ठीक है, उसके बाद जापान, उसके बाद चाइना है। यूएसए की है 16.5%, जापान की अप्रोक्स 7% और चीन की अप्रोक्स 6%। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, यूएसए, जापान और चाइना ऐसे इनका वो है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है इंडिया ऑक्यूपाइज 4th पोजीशन। याद रखना इंडिया की क्या है, 8th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, इंडिया की 8th पोजीशन है। और इसने बोल रखा है कि अब वो 5% है हमारी वोटिंग शेयर, नहीं, हमारी वोटिंग शेयर कितना है, 2.63%। कितना है, 2.63% है, और हम कौन से पोजीशन पे, 8th पोजीशन पे। ठीक है, फर्स्ट 3 हमने देख लिया, और हम कौन से पे, 8th पे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। आंसर क्या आ गया, डी, क्योंकि क्या पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, और करेक्ट तो इसमें है नहीं। याद रखना प्रीलिम्स में 2016 में भी इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रीलिम्स में। और इसमें कौन कौन सी करेंसी, कौन कौन सी इन्वॉल्व है इस एसडीआर कोटा में, या फिर जो भी है इसमें करेंसी कौन कौन सी है। एक तो होगी डॉलर, एक होगी यूरो, एक होगी येन, एक होगी पाउंड, और एक होगी हमारी रेननिम्बी। याद रखना चाइना की रेननिम्बी जो 2015 में ऐड हुई है। डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेननिम्बी। ठीक है, तो ये 5 करेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया की करेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये किसमें, 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और क्या आईएमएफ उस एसडीआर के लिए कुछ इंटरेस्ट भी देता है। यस, अगर वहाँ पे आपका शेयर है तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्या होता है, इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, इंटरेस्ट भी वहाँ पे आपको मिलता है। तो आईएमएफ की जो वोटिंग पावर है किस पे डिपेंड है, उसके एसडीआर कोटा पे, और एसडीआर कोटा ही हम तब से बता रहे हैं। और याद रखना जो ये एसडीआर कोटा है ना, ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स की जो फैसिलिटीज है, ये स्पेशल ड्राइंग राइट ना, मतलब इसको पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, पेपर गोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ना तो ये कोई करेंसी है। ठीक है, ना तो ये कोई करेंसी है, ना कोई क्लेम है। ठीक है, ये केवल और केवल अकाउंटिंग एंट्री है, आर्टिफिशियल करेंसी है, विदाउट एनी गोल्ड इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ। तो हमने बता दिया किसका कितना % शेयर है एसडीआर में, वही है आईएमएफ की वोटिंग पावर में भी उनका मेन से है। अब जो इंडिया की वोटिंग पावर है उसको एक्सरसाइज कौन करता है, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर एज एक्स ऑफिशियो गवर्नर ऑफ आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है उसमें एक्स ऑफिशियो जो गवर्नर बनती हैं, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर अपनी वोटिंग पावर को अपहेल्ड करती हैं। उसके बाद अगर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो उनके लिए अल्टरनेट जो गवर्नर होते हैं वो बनते हैं कौन, आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है तो आरबीआई के गवर्नर अपने वोटिंग पावर को वो करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, आईएमएफ के बारे में। ठीक है, आईएमएफ क्या क्या करता है, कौन कौन सी करेंसीज को यूज करता है, किसकी वोटिंग पावर ज्यादा है, किसकी वोटिंग पावर कम है, और वो क्यों, क्योंकि एसडीआर जितना कोटा होगा उतनी ही उनकी वोटिंग पावर होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। आउटराइट ओएमओ के बारे में बताना है। आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में भी बताया था। सबसे पहले है आउटराइट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड विदाउट एनी प्रोमिसेस टू बाय और सेल द सिक्योरिटीज डेटा लेटर स्टेज। बिल्कुल देखो, आउटराइट ओएमओ ऐसे होते हैं जिसको जो परमानेंट होते हैं। याद रखना, आउटराइट मतलब परमानेंट।
परमानेंट मतलब एक बार बेच दिए, सेल कर दिए तो दोबारा नहीं होंगे वो, ठीक है। तो मतलब प्रोमिस नहीं किया जाता दोबारा सेल करने का, बाई करने का। दोबारा आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कोई प्रोमिस नहीं किया जाता है। उनको बोलते हैं क्या, आउटराइट ओएमओ। आउटराइट ओएमओ आर कंडक्टेड फॉर मैनेजिंग ओवरनाइट लिक्विडिटी मिसमैचेस। देखो ओवरनाइट के लिए, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे ना, क्योंकि परमानेंट होते हैं, तो ये किसके होंगे, लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। जो नॉर्मल ओएमओ होंगे, जो नॉर्मल ओएमओ होंगे वो होंगे ना ओवरनाइट लिक्विडिटी मिसमैचेस के लिए, कि हम सुबह आपका वापस कर देंगे, आप हमको रात रात को पैसे जो है ट्रांसफर कर दो। तो वो तो रात मतलब ओवरनाइट के लिए तो नॉर्मल ओएमओ होंगे, ठीक है। जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से जो एडजस्ट होंगे, मतलब जो रेपो रिवर्स रेपो से कनेक्ट होंगे, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से जो कनेक्ट होंगे, वो होंगे क्या, जो ओवरनाइट लिक्विडिटी मिसमैचेस को मैनेज करेंगे। लेकिन आउटराइट ओएमओ तो नहीं करेंगे, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। आगे समझ में, जो आउटराइट ओएमओ होते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं, उसमें दोबारा प्रोमिस नहीं किया जाता सिक्योरिटीज को बाय और सेल करने का, ठीक है। जो नॉर्मल ओएमओ होते हैं या फिर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाले जो ओएमओ होते हैं, वो उसमें दोबारा रिपर्चेज का एग्रीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन नंबर 21 और इसका आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। लिक्विडिटी ट्रैप के बारे में बताना। देखो लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब होता है मनी का लोगों के बीच में फंस जाना, मतलब पब्लिक में मनी का फंस जाना। गवर्नमेंट को जो लगता है, गवर्नमेंट की तरफ से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है, मनी का लोगों में फंस जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप। तो कैसे होता है, जैसे कि देख लेते हैं कैसे कैसे होती है। नीचे से देखो, हाई सेविंग रेट, देखो हाई सेविंग रेट, लोग सेव बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, लोग उसको खर्च करने के बजाय क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, मनी ट्रैप हो जाएगी बिल्कुल। लोअर इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लो इंटरेस्ट रेट लो कर दिए, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बहुत सारा लोन ले लिया और लोन लेके वो खर्च ही नहीं कर रहे हैं, उसको रखे हुए हैं, ठीक है, सेव कर रहे हैं। तो ये इससे भी मनी ट्रैप हो जाएगी बिल्कुल। डिक्लाइन इन बॉन्ड प्राइसेस, बिल्कुल बॉन्ड के प्राइसेस कम हो गए, लोग खर्च ही नहीं कर रहे हैं, बहुत कम वो कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है कि इससे भी मनी क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। तो तीनों तरीके हैं जिससे क्या हो जाएगी, जो मनी हो जाएगी वो इकोनॉमी में ट्रैप हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। और इस जब लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आती है, तब कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी जो मेजर्स होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते, इनइफेक्टिव होते हैं जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स होते हैं। तो ये होती है लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन। फिर आते हैं जीएसटी। जीएसटी में कौन कौन सी चीजें सब्स्यूम है, तो याद रखना इनमें से ना स्टैंप ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और स्टैंप ड्यूटी ये इंक्लूड नहीं है किसमें, जीएसटी में। और उसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी है, ऑक्ट्रॉय टैक्स भी है, लग्जरी टैक्स भी है। 134 है, ठीक है, 134 इंक्लूड है, और ये नहीं है। स्टैंप ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी जीएसटी में इंक्लूड नहीं है। और जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के बाद आया था, 101 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सब क्लोज ए 12A उसमें इंसर्ट किया गया था, जिसमें इसमें जीएसटी की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है। याद रखना इसको, स्टैंप ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सेंट्रल एक्साइज, ऑक्ट्रॉय और लग्जरी टैक्स इसमें इंक्लूड है। तो क्वेश्चन नंबर 23 उसका आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। जीआई टैग बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से, तो भलिया, वीट, मदुरई मल्ली और मालदा फजली मैंगो। तो ये सारे ही क्या हैं, सबको जीआई टैग मिला हुआ है। ये कहाँ का है, मालदा का है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, इसका मदुरई का है, और ये भलिया ये कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। भलिया वीट गुजरात का है। तो ये सारे ही किसको, इन सबको क्या मिला हुआ है, टैग मिला हुआ है, कौन सा, जीआई टैग, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। एशियान के बारे में बताना है, ठीक है, किसके बारे में बताना है, एशियान के बारे में बताना है। सबसे पहले है एशियान। एशियान वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 इन बाई बैंकॉक डिक्लेरेशन बाई 10 एशियन मेंबर स्टेट। देखो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से हुआ था, लेकिन 10 मेंबर स्टेट नहीं, केवल 5 कंट्रीज थे एशियान के जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है एशियान चार्टर इज लीगली बाउंडिंग एग्रीमेंट ऑन इट्स मेंबर स्टेट। बिल्कुल ये क्या है, जो एशियान चार्टर है वो क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। तो नॉन करेक्ट बतानी है, तो नॉन करेक्ट कौन सी है, ए, ठीक है। तो नॉन करेक्ट कौन सी है, ए। तो 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था, बैंकॉक थाईलैंड में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसको एशियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है।
5 नेशन स्टेट्स ने इसको इंक्लूड किया था। वो 5 नेशन स्टेट की कौन सी थी जिन्होंने मतलब इनको किया था? एक तो इंडोनेशिया, एक थी मलेशिया, एक थी सिंगापुर, एक थी थाईलैंड, एक थी फिलीपींस। ठीक है, ये 3 थी। ठीक है, तो ये 3 थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। ठीक है, ये 5 स्टेट थी जिन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था स्टार्टिंग में। और ये बता दिया कि जो एशियान का जो चार्टर है वो कब आया था? 2008 में आया था, और उसके बाद ये क्या हो गया था? लीगली बाइंडिंग हो गया था। ठीक है, एशियान इंडिया का गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, याद रखना, एशियान इंडिया का गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? 2009 में हुआ। एशियान इंडिया का सर्विसेज ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ? 2015 में हुआ। इस चीज को ध्यान रखना, गुड्स ट्रेड एग्रीमेंट हुआ 2009 में और सर्विसेज ट्रेड एग्रीमेंट हुआ हमारा 2015 में। किसके साथ? एशियान के साथ। वैसे एशियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है, वन कम्युनिटी। तो ये है उनका विजन, मतलब मोटो, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये है उनका मोटो। और एशियन का सेक्रेटरीट कहाँ पे है? इंडोनेशिया, जकार्ता। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, जकार्ता में है। ठीक है, यहाँ पे इनका सेक्रेटरीट है। मेंबर्स में, चलो ये 5 मेंबर्स तो इन्होंने बनाया था, लेकिन बाद में भी कुछ मेंबर्स इंक्लूड हुए थे। तो वो कौन कौन से? ब्रूनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ब्रूनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। तो ये सारे मेंबर्स हो गए, 10 मेंबर्स हैं एशियान के। कुछ एशियान लेड फोरम्स भी हैं जिसमें एशियान मेंबर है, जैसे कि एक था एशियान रीजनल फोरम। एशियान रीजनल फोरम कब बनी थी? 1993 में बनी थी। इसमें टोटल 27 मेंबर्स हैं। 1993 में बनी थी, 27 मेंबर्स हैं और कोऑपरेशन करते हैं पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशू पे। मेनली किस पे? पॉलिटिकल और सिक्योरिटी इशू पे कोऑपरेट करते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे एशियान +3। एशियान के 10 मेंबर्स तो हो गए, +3 में आते हैं जापान, साउथ कोरिया और चाइना। ठीक है, जापान, साउथ कोरिया और चाइना, ये 3 कंट्रीज आती हैं एशियान +3 में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एशियन रीजनल फोरम है। एक ईस्ट एशिया समिट है, वो 2005 में बनी थी, उसमें भी एशियान की कंट्रीज हैं। एक है RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें भी एशियान +5 मेंबर्स हैं। एशियान +3 +2 ऐसे याद रख लो। एशियान +3 तो हमने एक ऑर्गेनाइजेशन पढ़ ली, ये सारे मेंबर एशियान +3 के। +2 कौन से हो गए? इसमें आते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंक्लूड हो जाते हैं RCEP में, एशियान +3 में। ठीक है, तो हमारे ये सारी हैं किससे? एशियान लेड ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से मेंबर हैं, सेक्रेटरीट कहाँ है, मोटो क्या है, तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 हो जाता है कंप्लीट। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 26 पे। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के हमें पार्ट बताने हैं कौन कौन से हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के पार्ट है 5। ठीक है, तो उसमें IFC भी आता है, मीगा भी आता है और ISID भी आता है। ठीक है, तो ये तीनों ही उसमें आते हैं, तो आंसर क्या आ गया हमारा? C। और कौन कौन से आते हैं इसमें? एक आता है इसमें IBRD। ठीक है, एक आता है हमारा IDA। IBRD मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये IBRD कब बना था? 1944 में बना था। और क्या इंडिया इसका मेंबर है? याद रखना, यहाँ पे इंडिया लिख रहे हैं। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है, यस इंडिया इसका मेंबर है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये कब बना था? 1960 में बना था ये। ठीक है, ये 1960 में बना था। ये लो और जो नो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए था पुअर नेशंस को। तो ये क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस इंडिया इसका पार्ट है। फिर आ जाते हैं IFC कब बना था? 1956 में बना था। क्या इसका इंडिया पार्ट है? यस इंडिया इसका भी पार्ट है। मेनली IFC क्या करता है? मेनली ये इन्वेस्टमेंट वगैरह, एडवाइजरी, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लो डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए सॉरी। जो मीगा है ये क्या है? मीगा बना था 1988 में। कब बना था? 1988 में बना था। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस और क्रेडिट इन्हेंसमेंट गारंटी के लिए बनाया था ये। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस इंडिया इसका भी मेंबर है। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये कब बना था? ये 1966 में बना था। और याद रखना इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ओनली वर्ल्ड बैंक ग्रुप जिसका इंडिया मेंबर नहीं है वो कौन सा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट। इस चीज को ध्यान रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? C। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में बताना है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, सबसे पहले स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज ए करेंसी और क्लेम ऑन इन IMF। देखो मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले जब करवाया था ये IMF, तब बताया था कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स ना तो करेंसी है ना क्लेम है IMF पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया ए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आ गया ए कि यस, एनी करेंसी टू बी इंक्लूडेड इन SDR बास्केट हैज टू मेट द एक्सपोर्ट क्राइटेरिया एंड फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। बिल्कुल दो क्राइटेरिया यूज उसको फॉलो करने पड़ेंगे, मीट करने पड़ेंगे, तो एक्सपोर्ट क्राइटेरिया और एक फ्रीली यूजेबल क्राइटेरिया। SDR कैन नॉट बी हेल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटी। बिल्कुल जो SDRs हैं उनको केवल और केवल गवर्नमेंट ही हेल्ड कर सकती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या एंटिटी उनको हेल्ड नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है। कौन कौन सी करेंसी आती हैं वो बता दिया, और जो IMF में जो वोटिंग पावर होती है वो SDR कोटा के हिसाब से ही डिटरमाइन की जाती है। सबसे ज़्यादा USA की है, फिर जापान की है, और फिर किसकी है, चाइना की है, ठीक है। फिर किसकी है, चाइना की है। और इंडिया का कौन सी रैंक है उसमें, 8th रैंक है। और कितना परसेंट शेयर है, 2.6% शेयर के अप्रोक्स है इंडिया का। USA का कितना है, 16% है। और जापान का अप्रोक्स 7% है, चाइना का अप्रोक्स 6% है। कौन कौन सी करेंसी इंक्लूडेड थी, करेंसी थी इसमें डॉलर, यूरो, येन, पाउंड और रेनमिंबी, ठीक है। ये 5 करेंसीज में इंक्लूडेड थी, इंडिया की करेंसीज में इंक्लूड नहीं थी। 2016 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें तो यही था कि उसमें इंडिया की करेंसी भी दे रखी थी, लेकिन वो नहीं थी आंसर में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 27, जब भी कोई दोबारा क्वेश्चन आए ना, एक बार दोबारा उसको पीछे से रिवाइज करके देख लिया करो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के बारे में बताना है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है RBI की। मार्केट स्टेबलाइजेशन मतलब मॉनेटरी, याद रखना ये मॉनेटरी पॉलिसी मेजर है RBI का। मार्केट स्टेबलाइजेशन मतलब याद रखना, मार्केट में जब बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे चले जाते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो होती है मार्केट स्टेबलाइजेशन। मतलब मार्केट को स्टेबल कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसे चले गए हैं, मार्केट अनस्टेबल हो गई है, तो अब उसको स्टेबल करने के लिए क्या करो, वहाँ से पैसे खींच लो। तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या करती है जो RBI क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करती है। तो वो लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे तो पैसे उसके पास आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो सेल एंड परचेज है, सेलिंग है, वो शुरू हो जाती है किसमें, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में। ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी, ये 2004 में इंक्लूड की गई थी, ठीक है। इसमें T-बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज सारे इसमें उसके कंसेप्ट होते हैं। ये मनी को कम रखने के लिए होती है इकोनॉमी में, और इसी ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। तो फर्स्ट है कि इट एड्स इन लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट कैपिटल इनफ्लोज इन इकोनॉमी, जब काफ़ी कैपिटल का इनफ्लो हो जाता है इकोनॉमी में। मार्केट स्टेबलाइजेशन सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड अंडर कंट्रीज इंटरनल सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्ट, बिल्कुल ये कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट में आता है, क्योंकि RBI किसके भी हाफ पे करता है, ये गवर्नमेंट के भी हाफ पे करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के भी हाफ पे करता है। और जब RBI गवर्नमेंट के भी हाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेच देता है और उस पैसे को अपने पास रखता है, तो उसी को तो गवर्नमेंट को उसके लिए क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है उस मनी का, RBI को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है अपने बजट से, इंटरेस्ट देना पड़ता है कहाँ से, अपने बजट से। तो उसी को जो RBI गवर्नमेंट के भी हाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके जो अपने पास पैसा रखता है, उसका इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट देती है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कैरिंग कॉस्ट की, जो RBI ने गवर्नमेंट के कहने पे जो पैसा लिया है तो उसको कैरी करने का कॉस्ट लग रहा है, तो बजट से वो पैसा निकाला जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, कैरिंग कॉस्ट। ये इंटरनल सेंट्रल बैंक डेट में आता है, क्या, मार्केट जो स्टेबलाइजेशन स्कीम की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर क्या हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया हमारा C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। इसने बोला है कि ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, याद रखना बिल्कुल भी ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। क्यों, क्योंकि परमानेंट ये ऑब्जर्वर है अभी तो, ठीक है, परमानेंट ऑब्जर्वर है UN की सिंस 1976, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है।
द रेड नोटिस ऑफन इशूड बाय इंटरपोल इज ओनली अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म। रेड जो है वो नेट नोटिस केवल और केवल टेररिज्म के जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए किया जाता है। तो याद रखना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट किया जा सकता है जिस पे भी प्रोसिक्यूशन चल रहा हो, ठीक है, जो भी प्रोसिक्यूशन को चाहिए किसी भी केस में। तो ये नहीं है केवल उस पर टेररिज्म का केस होना चाहिए, रेड नोटिस किसी के लिए भी इशू किया जा सकता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, आंसर क्या आ गया हमारा डी। अब जो ये इंटरपोल क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल के लिए ये है, पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल, ठीक है, पुलिस कोऑपरेशन और क्राइम कंट्रोल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है। और कब बनी थी ये, ठीक है, मेन चीज़ है ये बनी कब थी, ये बनी थी 1923 में 1923 में बनी थी। और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसमें टोटल 194 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। परमानेंट ऑब्जर्वर है यूएन में सिंस 1976। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है ये किसकी? यूएन की। अब बहुत सारे इसमें है ना नोटिस निकाले जाते हैं, जैसे कि रेड नोटिस हो गया, एक तो बता दिया हमने टेररिज्म या कोई भी पर्सन जो प्रोसिक्यूशन में होता है उसके अगेंस्ट। एक आता है हमारा येलो नोटिस। येलो नोटिस क्या होता है? जो मिसिंग पर्सनस के लिए निकाला जाता है, ठीक है, मिसिंग पर्सनस के लिए निकाला जाता है। फिर आता है हमारा ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस मतलब ऐसे के लिए जिस पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया है, जिसने कोई क्राइम किया है उसके अगेंस्ट मतलब निकाला जाता है। फिर आता है हमारा ब्लैक नोटिस। ब्लैक मतलब कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडीज पड़ी हैं उसके लिए निकाला जाता है। अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो समझ में नहीं आ रही है उनके लिए निकाला जाता है ब्लैक नोटिस। फिर आता है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस जो होते हैं कि पॉसिबल थ्रेट, मतलब किसी चीज़ मतलब पब्लिक सिक्योरिटी के लिए पॉसिबल थ्रेट है कोई चीज़ या कोई पर्सन, तो उसके लिए निकाला जाता है ग्रीन नोटिस। फिर आ जाता है ऑरेंज नोटिस। किसी ने सीरियस या एमिनेंट थ्रेट किया पब्लिक सेफ्टी के लिए तो उसके लिए निकाला जाता है ऑरेंज नोटिस। फिर आता है हमारा पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस किसके लिए है? कोई भी क्रिमिनल है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, डिवाइस यूज कर रहा है या मोडस ऑपरेंडी यूज कर रहा है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए निकाला जाता है पर्पल। मतलब किस पर्पज से वो मतलब पर्पज इन द सेंस प्रोवाइड करने के लिए इंफॉर्मेशन अबाउट मोडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइस, क्रिमिनल्स जो यूज करते हैं, तो उसके लिए निकाला जाता है पर्पल नोटिस। तो ये सारे नोटिस के बारे में आपने देख लिया, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड रेड, ठीक है। तो ये सारे हो गए। इंटरपोल कब बनी थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, कितने मेंबर्स हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस कंट्रोल एंड क्राइम, पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है यूएन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 उसका आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। शेल कंपनीज के बारे में बताना है। शेल कंपनीज these are corporate entities that do not have any active business operation, जिनका कोई एक्टिव बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता। दे आर डिफाइंड एज इलीगल एंटिटी अंडर, याद रखना कंपनीज एक्ट के अंडर कुछ भी नहीं बताया गया शेल कंपनीज के बारे में, ठीक है। याद रखना कंपनीज एक्ट के अंडर कुछ बताया ही नहीं गया है कि शेल कंपनीज हैं नहीं है, इलीगल है लीगल है, कुछ नहीं बताया गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आ गया? ए। बस इस चीज़ को ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट में शेल कंपनीज को डिफाइन नहीं किया गया है और ये कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिनकी कोई भी एक्टिव बिजनेस ऑपरेशंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 क्या बोलता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। फर्स्ट है फ्लोज आर मेजर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टॉक्स आर मेजर्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। देखो फ्लोज और स्टॉक तो आपको पता ही है, स्टॉक मतलब रुका हुआ किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो मेजर होता है उसको स्टॉक बोलते होंगे। फ्लोज मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो होता है। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मशीन्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शंस आर एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। बिल्कुल कैपिटल गुड्स में क्या आती हैं? जो मशीन्स जो सामान प्रोड्यूस करने के यूज में होती हैं। थर्ड है द पार्ट ऑफ फाइनल आउटपुट दैट कंप्राइज कैपिटल गुड्स कंस्टिट्यूट द ग्रोस इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। Part of final output that comprise capital goods constitute the gross investment of an economy। बिल्कुल जो कैपिटल गुड्स क्रिएट करता है फाइनल आउटपुट में तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होता है। तो यस ये ग्रोस इन्वेस्टमेंट में भी इंक्लूड होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू जीएसटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीएसटी के बारे में बताना है।
मैं फिर से आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि लास्ट ईयर की जो मैंने टेस्ट सीरीज कराई हुई ना, उसका जो फर्स्ट जो पार्ट करवाया उसमें भी टोटल 6 लेक्चर हैं, इसमें भी टोटल 6 लेक्चर होंगे। तो जो उसमें मैंने 6 लेक्चर करवाए हैं उसका फर्स्ट लेक्चर इसके बाद ही देख लेना, और जो क्या बोल रही हूँ मैं, इस लेक्चर को देख लेना। तो हर बार मतलब सेकंड लेक्चर के साथ सेकंड देखना, थर्ड लेक्चर के साथ थर्ड देखना, तो आपके जो टोटल है ना, मतलब कितने क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट पे आप कर लेना, पिछले साल की जो टेस्ट सीरीज है उसका लेक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। विद रेफरेंस टू जीएसटी के बारे में बताना है। इट इज़ वैल्यू एडिड टैक्स इम्पोज एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। बिल्कुल, ये वैल्यू एडिड टैक्स है जो हर स्टेज पे लगाया जाता है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी है। तो इसने बोल रखा है कि IGST इज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट फॉर कंजप्शन। देखो नहीं, ऐसा नहीं है। जो IGST कौन कलेक्ट करता है, ये लेवाई और कलेक्ट दोनों कौन करता है, सेंटर। ठीक है, याद रखना, सेंटर वुड लेवाई एंड कलेक्ट IGST ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये स्टेट नहीं करता, कौन करता है, सेंटर करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, बी। ये हो गया किसके बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। रिसेंटली इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज कॉल्ड ब्रायम भारतीनीज। ये कहाँ, ये क्या है, अंटार्कटिका में फाउंड है। तो ये क्या मिली है, एक मोस मिली है। ठीक है, याद रखना, ये एक मोस मिली है और ये गॉडेस सरस्वती को ट्रिब्यूट देने के लिए, मतलब जिसको भारती बोला जाता है। और भारती शायद इसलिए भी इसका नाम रखा गया, शायद क्या, ये एक अंटार्कटिका में स्टेशन भी है। ठीक है, भारती नाम का एक स्टेशन भी है अंटार्कटिका में, जो 2012 में लगाया था, मतलब सेटअप किया गया था। उससे पहले अदर स्टेशंस भी अंटार्कटिका में, यस, दक्षिण गंगोत्री एक स्टेशन है वहाँ पे 1984 में जो एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री। और उसके बाद है मैत्री। मैत्री जो स्टेशन है ये कब किया गया था, 1989 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 2 स्टेशन है, ठीक है, अंटार्कटिका में। तो याद रखना 3 स्टेशन है। तो ये भारती कब किया गया, 2012 में सेटअप किया गया। तो उन्हीं के नाम पे क्या किया गया, मोस का नाम रखा गया है। तो 33 अंटार्कटिका में मोस मिली है, आंसर आ गया ए, वो क्या है, मोस। आ जाते हैं 34 पे। क्या बोलता है, पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में बताना है। पार्टिसिपेटरी नोट्स, इट इज़ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय सेबी रजिस्टर्ड। देखो मैंने बताया था पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं। मान लो कोई फॉरेन पर्सन है, ठीक है, मान लो कोई फॉरेन पर्सन है और वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है। लेकिन वो क्या चाहता है, देखिए ये मान लो इंडिया की मार्केट है, वो इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहता। ठीक है, सेबी के साथ रजिस्टर नहीं करना चाहता, तो वो इस बात से तो आ नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएगा जब सेबी के साथ रजिस्टर होगा। तो वो एक अदर पाथ फॉलो करता है। क्या करता है, वो क्या करता है, अपने पैसे को किसको दे देता है, एक फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दे देता है। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किससे रजिस्टर्ड होता है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है। ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होता है, तो ये इसको मनी दे देता है। और जब ये इसको मनी देता है तो ये जो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये इसके बिहाफ पे इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। उसके बदले में ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरेन पर्सन को क्या देता है, एक नोट देता है, पार्टिसिपेटरी नोट, कि यस आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए उसको क्या मिलता है, एक पार्टिसिपेटरी नोट मिलता है। सॉरी। ठीक है, तो उसको क्या मिलता है, एक पार्टिसिपेटरी नोट मिलता है। तो ये होता है पार्टिसिपेटरी नोट। अब देखो इस क्वेश्चन में, इट इज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसे डिराइव किया गया है, इश्यूड बाय ए सेबी रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देता है इन फॉरेन जुरिडिक्शन। सारी चीजें ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सेबी के साथ रजिस्टर होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट देता है फॉरेन जुरिडिक्शन में किसी को। ठीक है, तो यही हो गया, सेम है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। सेकंड है, द इन्वेस्टर इन पार्टिसिपेटरी नोट डज नॉट ओन द अंडरलाइंग इंडियन सिक्योरिटी, वो ओन नहीं करता है अंडरलाइन जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको, जो अंडरलाइन, बिल्कुल वो ओन थोड़ी ना करता है, उसके बिहाफ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओन करता है, वो तो ओन नहीं करता है। बिल्कुल ये भी सही करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, पार्टिसिपेटरी नोट्स आर फ्रीली ट्रेडेबल एंड कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर। अब देखो इन्होंने बोल रखा है कि मैंने, मान लो इसने 1000 रुपये दिए थे, उसका पार्टिसिपेटरी नोट इसने फॉरेन इन्वेस्टर से ले लिया।
अब ये इस नोट को किसी और को भी दे सकता है कि भाई मतलब मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मैंने पार्टिसिपेटरी नोट है मेरे पास, तो आप क्या कर सकते हो, आप ये मेरा 1000 रुपये का पार्टिसिपेटरी नोट फॉरेन ये ले सकते हो, आप वहां से 1000 रुपये ले लेना। तो ऐसा भी तो कर सकता है। तो यस, ये फ्रीली ट्रेडेबल है पार्टिसिपेटरी नोट फॉरेन मार्केट में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट होगी पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में। तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए, वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्टिसिपेटरी नोट को ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओवरसीज डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया ए। आ जाते हैं 35 पे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सबसे पहले है इट्स आउटपुट डेटा इज पब्लिश्ड बाय एनएसओ। इसका जो आउटपुट डेटा है उसको एनएसओ पब्लिश करता है। तो इसके आउटपुट डेटा को कौन पब्लिश करता है? इसको एनएसओ पब्लिश नहीं करता है, इसको कौन करता है? सीएसओ पब्लिश करता है। कौन सा? सीएसओ पब्लिश करता है। बेस ईयर 2011 मंथली इंडेक्स है। ठीक है, तो याद रखना ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है? रॉन्ग हो जाती है। और मेनली कौन सा ऑफिस होता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। डिपार्टमेंट कौन सा होता है? DPIIT। ठीक है, DPIIT। और मिनिस्ट्री कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। सेकंड है इट कंप्राइजेज मोर देन 50% ऑफ टोटल वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन IIP। याद रखना IIP में जो आइटम्स इंक्लूड होते हैं उनका वेट कितना होता है? अप्रोक्स 40% होता है। कितना होता है? अप्रोक्स 40% उनका वेट होता है, ना कि 50% से ज्यादा होता है। थर्ड है फर्टिलाइजर हैव द लोवेस्ट वेट अमंग कोर इंडस्ट्री। कोर इंडस्ट्रीज में जो लोवेस्ट वेट होता है वो फर्टिलाइजर का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको इनकी वो याद रखनी है ना कि सीक्वेंस, तो याद रखो FC NCC SER। ठीक है, तो ये है मिनिमम, यहाँ पे है मिनिमम और यहाँ पे है मैक्सिमम। ठीक है, याद रखना ये वेट के हिसाब से बता रही हूँ मैं। ठीक है, ये है इनकी सीक्वेंस। ये है फर्टिलाइजर। ठीक है, ये फर्टिलाइजर है, ये सीमेंट है। ठीक है, ये नेचुरल गैस है। ठीक है, ये दो हैं, इसको याद रखना है। ये दो में पहले वाला है कोल, तो ये रखना कोल ज्यादा यूज होता है इसलिए ज्यादा है कोल। और ये है यहाँ पे क्रूड ऑयल। ठीक है, फिर है ये स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी। ठीक है, तो रिफाइनरी का अमाउंट सबसे ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर। तो सबसे कम अमाउंट किसका है? फर्टिलाइजर का है। तो ये स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही दे रखी है। क्या निकलता है? बेस ईयर आपको बता दिया 2011-12 है इसका। ठीक है, 2011-12 इसका बेस ईयर है। 40% बनाता है कोर इंडस्ट्री का। तो ये सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, तो क्या हो गया? फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नोट करेक्ट बतानी है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है? इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर आ गया B FC NCC SER। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, FC NCC SER। तो ये आपको ऐसे याद हो जाएगा। FC मतलब सबसे कम है और SER सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर हो गया क्या? 35 का आंसर B। आ जाते हैं किस पे? 36 पे। ARC के बारे में बताना है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में बताना है। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे पहले है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आर रेगुलेटेड बाय RBI। बिल्कुल इनको RBI रेगुलेट करता है। एज ए NBFC, बिल्कुल इनको एज ए NBFC कौन रेगुलेट करता है? RBI रेगुलेट करता है। किस एक्ट के अंडर करता है? सरफासी एक्ट के अंडर। किसके अंडर? सरफासी एक्ट के अंडर करता है। सरफासी एक्ट 2002 के अंडर। The asset reconstruction company can take over only secured debt which have been classified as NPA। बिल्कुल ये बनाए इसलिए जाते हैं कि ये किसको कर सकें? NPA को टेक ओवर कर सकें। तो ये ARC उसी के लिए होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? C। इनको इसलिए बैड बैंक भी बोला जाता है क्योंकि ये कि जितने भी NPA होते हैं उनको ले लेते हैं। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है वो भी ज्यादा होता है। कितना होता है? 15% होता है। सॉरी, 15% होता है रिस्क वेटेड एसेट्स का। ठीक है, रिस्क वेटेड एसेट्स का 50% जो होता है वो 15% जो होता है वो इनका क्या होता है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है। और भी बहुत सारी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं इंडिया में, जैसे कि ARCIL,
RSREC, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो ये ऐसी बहुत सारी ARCs हैं इंडिया में। तो ये है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। Recently, Kingdom of Eswatini has been in news for sudden eruptions of protest and subsequent violence। तो ये जगह कहाँ पे है? किंगडम ऑफ इस्वातिनी, ये कहाँ पे है? तो याद रखना ये कहाँ पे? अफ्रीका में है। जैसे कि आपने देखा होगा नीचे, सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है अफ्रीका में। तो अफ्रीका में सबसे नीचे साउथ अफ्रीका है। तो आपने देखा होगा उसमें दो ऐसे कंट्रीज बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो उन दो कंट्रीज में जो जो ऊपर वाला कंट्री है इसको बोलते हैं इस्वातिनी। कौन सा है ये? इस्वातिनी है। इसकी दो कैपिटल्स हैं। इसकी दो कैपिटल्स कौन सी हैं? एक तो है मबाबेन, एक तो है मबाबेन और एक है लोबाम्बा, ठीक है। ये इसकी दो कैपिटल है। और इसकी यहाँ पे एक पॉपुलेशन है जिसका नाम है स्वाजी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। क्या लिखते हैं? वो स्वाजी लैंग्वेज बोलते हैं। और स्वाजी पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन मान लो या कुछ भी मान लो, स्वाजीज यहाँ पे रहते हैं। तो ये है इस्वातिनी, साउथ अफ्रीका में जगह का नाम है। दो हैं, तो ये याद रखना, ये लोकेशन इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किंगडम ऑफ इस्वातिनी कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कौन कौन प्रोड्यूस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पे कहाँ से हमें डेटा मिल सकता है? याद रखना NSO से भी मिल सकता है डेटा, बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग से भी मिल सकता है, और सेंसस ऑफ इंडिया से भी मिल सकता है। तो तीनों से हमें अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा मिल सकता है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें सेंसस ऑफ इंडिया से भी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो है वो मिल सकता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? पेमेंट बैंक्स कैन, देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पेमेंट्स बैंक कैन प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? सबसे पहले करंट अकाउंट फॉर फर्म्स के लिए करंट अकाउंट जो है वो कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, करंट अकाउंट मतलब डिमांड डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसके लिए? वन पर्सन 1 ईयर में 1 लाख अप्रोक्स वो कर सकता है। तो करंट अकाउंट खोल सकते हैं ये फर्म्स के लिए। रिटेल लैंडिंग, मैंने क्या बोला था? लैंडिंग ये नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते, इसलिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की भी वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, ये लैंड नहीं कर सकते हैं। तो रिटेल लैंडिंग ये नहीं कर सकते हैं। तो ये अगर रिटेल लैंडिंग नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया 3। प्रीपेड कार्ड ये इशू कर सकते हैं, मतलब ये डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ये इशू नहीं कर सकते क्योंकि ये लोन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक दोनों क्या टाइप के थे? डिफरेंशियल बैंक्स थे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 39 आ जाते हैं किस पे? 40 पे। रिजर्व रेशियो के बारे में बताना। रिजर्व रेशियो, देखो रिजर्व रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, या फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है इट इज़ द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक इज मैंडेटेड टू कीप विद RBI। RBI के साथ रखने को मैंडेट है जो बैंक, उसको बोलते हैं क्या? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। बिल्कुल सही है। हाई कैश, देखो हाई कैश रिजर्व रेशियो टेंड्स टू लोअर क्रेडिट सप्लाई। देखो मान लो बैंक के पास 100 रुपये हैं, किसी भी बैंक के पास, उसने मान लो RBI ने बोल दिया कि आपको 10 रुपये मेरे पास रखने हैं, ठीक है। एज CRR कैश मैंडेट है, आपको 10 रुपये तो मेरे पास रखने हैं, कहीं आपके डूब ना जाए, और आप 90 लोन में दे सकते हो, ठीक है। ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो देखो अभी ये 90 दे पा रहा है, फिर क्या किया? इसने बोला कि हाई रिजर्व रेशियो। हाई रिजर्व रेशियो मतलब 100 रुपीज़ में से RBI ने बोल दिया कि आपको अब 20 रुपीज़ रखने हैं मेरे को CRR में, ठीक है। 20 रुपीज़ रखने हैं। अगर 20 रखने हैं तो इसके पास बचेंगे कितने लोन में देने के लिए? 80 बचेंगे। तो अब देखो हाई रिजर्व रेशियो कर दिया। टेंड्स टू लोअर क्रेडिट सप्लाई। क्रेडिट सप्लाई क्या होगी? कम होगी, बिल्कुल, क्योंकि क्या 90 से कितनी होगी क्रेडिट सप्लाई? 80 होगी इन इकोनॉमी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 40 का आंसर क्या हो गया? सी। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है, ठीक है। तो CRR और SLR बैंक अपने पास ही रखता है, तो वो भी सेम ही कंसेप्ट से चलता है कि अगर SLR ज़्यादा होगा तो भी क्रेडिट सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इकोनॉमी में। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे।
As per Indus Water Treaty के अकॉर्डिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रिसेंटली इंडिया हैज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस वाटर बाय डाइवर्टिंग द वाटर ऑफ रिवर उज के वाटर को गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसके एक्सेस वाटर को हम डाइवर्ट करेंगे, यूज करेंगे। तो उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी, याद रखना उज रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, उज रिवर रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, रावी बीच सतलुज किसको दी गई थी इंडिया को, रावी बीच सतलुज तीनों रिवर्स किसको दी गई थी, इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया को दी गई थी। और इंडस झेलम चेनाब ये तीनों किसको दी गई थी, इंडस झेलम चेनाब ये दी गई थी पाकिस्तान को। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी में। तो आंसर आ जाता है 41। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। दी बैलेंस शीट जो होती है वो रिकॉर्ड होती है एसेट्स का और लायबिलिटीज का किसी भी फर्म की। तो हमें बताने हैं कि एसेट कौन कौन से हैं किसी भी बैंक के लिए। बैंक के लिए एसेट क्या होते हैं, देखो एसेट मतलब जो उसके लिए पैसे कमा के दें। ठीक है, पैसे कमा के दें और पैसे मतलब पैसे लाएं। और लायबिलिटी क्या होती है, बोझ, जिसमें उसको कुछ देना पड़े। ठीक है, ये होते हैं बोझ। मान लो अब जाते हैं लोन एक्सटेंडेड टू फार्मर्स को मान ले बैंक ने लोन दे रखा है, तो लोन का इंटरेस्ट फार्मर क्या देंगे, लोन का इंटरेस्ट देंगे उनको। अगर फार्मर उनको लोन का इंटरेस्ट देंगे तो ये क्या हो गया, उनके लिए पैसे कमा के दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया, एसेट हो गया। तो फर्स्ट क्या है, एसेट है, तो हमें एसेट ही बताना है। तो फर्स्ट तो है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। फिर आ जाता है सेकंड, फिक्स डिपॉजिट ऑफ कस्टमर। देखो कस्टमर्स ने क्या कर रखे हैं, पैसे जमा कर रखे हैं। फिक्स डिपॉजिट ऑफ कस्टमर मतलब लोगों ने क्या कर रखे हैं, अपने पैसे जमा कर रखे हैं बैंक में पैसे जमा कर रखे हैं। तो इस पे क्या करना पड़ेगा, बैंक को पैसे, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कस्टमर को इसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक को कस्टमर्स को। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, ये तो लायबिलिटी होगी ना, कि हमें तो ये पैसे देने हैं उनको वापस, तो ये लायबिलिटी होगी। तो सेकंड क्या हो गया, एसेट नहीं है, क्या है ये, लायबिलिटी है। तो सेकंड करेक्ट इनकरेक्ट कर दो, तो आंसर क्या आ गया, सी। कैश डिपॉजिटेड विद आरबीआई के साथ कैश डिपॉजिटेड है। अगर आपका कैश आरबीआई के साथ डिपॉजिटेड है तो आरबीआई आपको क्या देगा, कुछ इंटरेस्ट देगा उस पर। अगर उस पे आपको कुछ इंटरेस्ट देगा तो फायदा ही ना, वो तो आपके लिए एसेट है, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है कमा के। तो याद रखना ये चीजें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट है, बस इसको याद रखना। एसेट मतलब जो पैसे कमा के दे, और लायबिलिटी मतलब बोझ मान लो। ठीक है, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। GDP of a country is not index of well-being of people of a country because it does not take into account। देखो GDP किस चीज को अकाउंट में नहीं लेती है, डोमेस्टिक सर्विसेज परफॉर्म्ड बाय वुमेन नहीं लेती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कॉज्ड बाय कंपनी नहीं लेती है, इनइक्वालिटीज अमंग सिटीजन नहीं लेती है। इसीलिए GDP को क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आंसर आ गया डी कि GDP जो है वो करेक्ट मेजर नहीं है कंट्री की इकोनॉमी का। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एग्रीकल्चरल सेंसस। अभी थोड़ी देर पहले कौन सा सेंसस आया था, लाइव स्टॉक सेंसस। अब कौन सा आ गया, एग्रीकल्चरल सेंसस। तो ये हर 5 साल में होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। 5 साल बाद होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। लाइव स्टॉक सेंसस भी हर 5 साल में होता था। इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड इन ईयर 1920-21। देखो 1920-21 में कौन सा सेंसस था, लाइव स्टॉक सेंसस था। कौन सा था, लाइव स्टॉक सेंसस था। तो एग्रीकल्चरल सेंसस उस ईयर में नहीं स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1970 से 71 में। याद रखना 1970 से 71 में स्टार्ट हुआ था। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। इट इज बीइंग कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर के पार्ट के रूप में इसको क्या किया जाता है, वो किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। और मेन कौन सा डिपार्टमेंट करता है इसको, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, और 2015-16 में इसका जो रिपोर्ट आई थी किसकी, एग्रीकल्चरल सेंसस की, तो वो कौन सी रिपोर्ट थी, 10th रिपोर्ट थी। ठीक है, याद रखना वो कौन सी रिपोर्ट थी, 10th रिपोर्ट थी। और लाइव स्टॉक सेंसस अभी कौन सा हुआ था, 2018 में 20th सेंसस हुआ था, लाइव स्टॉक सेंसस। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। लाइव स्टॉक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, टाइगर सेंसस, लायन सेंसस, एलिफेंट सेंसस, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने कितने साल बाद होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 हमने देख लिए, एग्रीकल्चरल सेंसस और लाइव स्टॉक सेंसस। तो क्वेश्चन नंबर 44 उसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, OPEC is an intergovernmental organization that is often seen in news in the context of rising crude oil prices। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट, कौन से मेंबर नहीं है OPEC का। देखो OPEC की अगर बात करो, देखो याद रखना इसका मैक्सिको मेंबर नहीं है। ठीक है, याद रखना इसका मैक्सिको मेंबर नहीं है।
जो ओपेक है ना वो कब बनी थी, याद रखना ये कब बनी थी, 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद रखना बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके थ्रू ये बनी थी 1960 में, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें इसमें कितने कंट्रीज है, टोटल 13 ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं। अगर इसके मेंबर्स की बात करें, ओपेक के मेंबर्स देखो यहाँ लिखते हैं इसके टोटल मेंबर्स, अल्जीरिया, एंगोला, कोंगो, इक्वेटोरियल गुइना, गैबन, इराक, ईरान और लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, वेनेजुएला, ये सारी कंट्रीज हैं। तो मैक्सिको इसमें नहीं है, तो मैक्सिको ओपेक कंट्रीज का मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, हेडक्वार्टर्स है वियना में, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में इसके हेडक्वार्टर, याद रखना ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, फिर भी इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है। और मेंबरशिप किसी भी कंट्री के लिए ओपन है, इसमें किसी भी कंट्री के लिए जो मेंबरशिप है वो क्या है, ओपन है। लेकिन दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशन क्या है, एक तो सबसे पहले सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर होनी चाहिए वो ऑयल की, ठीक है। सबसे पहले तो एक्सपोर्टर होनी चाहिए वो ऑयल की सब्सटेंशियल। और दूसरी चीज़ है इनके जो आइडियल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो शेयर करती हो, ठीक है। इनके आइडियल जो ऑर्गेनाइजेशन को वो मानती हो और ऑयल की एक्सपोर्टर हो, तो इस ओपेक मेंबर की लिस्ट में वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ओपेक के बारे में कुछ चीज़ें हैं। अब आपको कुछ चीज़ें बता दें, देखो ये तो होगी ओपेक। एक और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कौन सी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये कौन सी है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सी है, ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। ये कब बनी थी, ये 1973 की जो ऑयल क्राइसिस हुई थी उसके बाद बनी थी। 1973 की जो ऑयल क्राइसिस हुई थी उसके बाद बनी थी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पे हैं इसके हेडक्वार्टर्स, पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और जो ये ओपेक है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना है 2017 में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का 2017 में क्या बना है, इंडिया एसोसिएट मेंबर बना है, याद रखना एसोसिएट मेंबर बना है। और रिसेंटली मैक्सिको इसका मेंबर बना है, याद रखना मैक्सिको जो है 2018 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर बना है, ना कि इसका ओपेक का, याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिको किसका मेंबर है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर है। और ये फर्स्ट मेंबर बना है लैटिन अमेरिका में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओपेक के बारे में कुछ चीज़ें। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 45। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले इट इज स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले ये जो कमेटी है इसको कौन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाती है। तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्यों, क्योंकि जो एपीएमसीज हैं अभी आपने पता होगा ये किसकी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसको बनाती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, ठीक है। सेकंड है कि इट इज कंस्टिट्यूटेड फॉर ट्रेड इन सर्टेन नोटिफाइड एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट। बिल्कुल इन चीज़ों में ट्रेड के लिए बनाई जाती हैं। The whole geographical area in the state is divided and each one is declared as market area which is managed by APMC। बिल्कुल हर एक को डिवाइड कर दिया जाता है APMCs के एरियाज में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। APMC के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चरल के बारे में क्योंकि अभी फार्म प्रोटेस्ट खत्म हुआ है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। फ्रेड स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव। फ्रेड स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव जो है ये बताना है। ओनली 4 स्टार रैंक स्मार्ट सिटीज़ आर एलिजिबल टू बी सेलेक्टेड अंडर दिस इनिशिएटिव। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल जो 4 स्टार सिटीज़ हैं वही अवेलेबल हैं, ऐसा कोई उसमें कोई कंडीशन नहीं है। 75 सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है जिसको स्मार्ट सिटीज़ में बनाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट विल हैव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसमें पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करेंगे। यस, दोनों ही सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आंसर आ गया बी। और कौन इसको मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर है। एफिशिएंसी जो होती है अर्बन फ्रेट की वो इम्प्रूव करने के लिए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए है ये, ठीक है, याद रखना। तो ये है प्रपोज्ड फ्रेट स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव। तो आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे।
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? देखो अगर आपने पिछले साल की टेस्ट सीरीज की है तो आप एकदम से इसका आंसर बता दोगे। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज जो है उसका पेमेंट उसको बोलते हैं, ये होता है फिस्कल डेफिसिट। एंड नेट लाइबिलिटीज को क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को बोलते हैं क्या? प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, याद रखना इस चीज को, ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। जीन बेस्ड वैक्सीन, दो चीज़ के बारे में बता रखा है, एक जीन बेस्ड वैक्सीन, एक कन्वेंशनल वैक्सीन। तो बता रखा है कि बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जीन बेस्ड वैक्सीन के, बेनिफिट बताने हैं। दे आर मेड विद लाइव और इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस विच कैन कोज इन्फेक्शन व्हेन द वायरस इज नॉट इनएक्टिवेटेड प्रॉपरली। देखो याद रखना, ये जो जीन बेस्ड वैक्सीन है ना, इनका फायदा यही है कि ये किसी लाइव या इनएक्टिवेटेड पैथोजन से बनाई ही नहीं जाती हैं, इसलिए इनको सेफ और नॉन इन्फेक्शियस बोला जाता है, क्योंकि ये लाइव और इनएक्टिवेटेड पैथोजन से बनाई नहीं जाती हैं, ये इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। दे कैन जनरेट बोथ सेलुलर एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दे कैन बी प्रोड्यूस रैपिडली, बिल्कुल ये रैपिडली प्रोड्यूस की जाती हैं क्योंकि इनको किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और याद रखना ये चीप भी है, याद रखना ये चीप भी है, कन्वेंशनल वैक्सीन से ये चीप भी हैं जो ये जीन बेस्ड वैक्सीन है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, इनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम है और ये जल्दी भी प्रोड्यूस हो जाती हैं क्योंकि इनको होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन्फेक्शियस भी नहीं है, ये सेफ भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? थर्ड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? सही होगी। तो आंसर क्या आ गया? सी। आंसर क्या आ गया? सी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पब्लिक डेट मैनेजमेंट इन इंडिया। पब्लिक डेट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहला है पब्लिक डेट इन इंडिया इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट इनकरिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक डेट इन इंडिया में जो है इंटरनल डेट भी आता है और एक्सटर्नल डेट भी आता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैरी करती है। तो यस, दोनों ही चीज़ें आती हैं। जो पब्लिक डेट होता है उसमें एक्सटर्नल डेट भी आता है और इंटरनल डेट भी आता है। सेकंड है इंडिया की जो पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी इज सोल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पब्लिक डेट। याद रखना ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी अभी एस्टेब्लिश हुई नहीं है, अभी ये केवल प्रपोज की गई है, एस्टेब्लिश नहीं हुई है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग होगी। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ए। ठीक है, आंसर क्या आ गया? ए। तो देखो इस तरीके से आज हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं और ये था हमारा इकोनॉमी का फर्स्ट लेक्चर। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज करवाई हुई है उसके फर्स्ट लेक्चर को आप देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2011 से लेके 2020 तक के नहीं देखें तो आप देख सकते हो। और जो 2021 के जो क्वेश्चंस आए हैं वो एक डिफरेंट लेक्चर में बना दूंगी उसके लिए, ये सारी टेस्ट सीरीज करवाने के बाद। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके वो देख सकते हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करो और सब्सक्रिप्शन इसका बढ़ाओ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक कोई चैनल अगर उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है तो वो फिर वही है ना, बंद करने के कगार पे आ जाता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे आप एक काम करो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।